तो एक सॉल्ट करके है यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर, उसी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक भी यूज़ कर सकते हैं और बोट भी यूज़ कर सकते हैं। कि मेन जो था वो तो सिटी का व्यू लेना था लेक से, तो वो सामने है और दूसरी यहाँ पे है ये। गुड मॉर्निंग गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं हूँ इस वक्त ज़ूरिक सिटी में। आज का वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं निकला था लेक ज़ूरिक की तरफ बोट राइड के लिए, और आज के वीडियो में आप देखोगे कि मैं बोट राइड लेने के बाद गया एक सुपरमार्केट में। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया और स्विट्जरलैंड की चीज़ों में प्राइस डिफरेंस, और उसके बाद मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा वीज़ा के बारे में कि वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उस बारे में। सो गाइस, मैं बोट में बैठ गया और बोट चल पड़ी है और काफ़ी भीड़ है और हमें सीट मिल ही गई। थोड़ी उम्मीद कम लग रही थी कि सीट मिलेगी, और वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बोट थी उसका प्लान ड्रॉप करके फाइनली मैंने यही बड़ी वाली जो बोट है वही ले ली है, और इसके मैंने 8 पॉइंट समथिंग पे किए हैं फ्रैंक्स, और ये 1.5 आवर का ट्रिप रहेगा। इसके अलावा और भी ट्रिप्स थी, 1 घंटे की थी, वो शायद 4 पॉइंट समथिंग की थी, एक 3 घंटे की थी, एक 4 घंटे की थी, अलग अलग टाइमिंग की थी ट्रिप, बट यही अवेलेबल थी बिल्कुल करंट में। इसके बाद 1 घंटे वाली थी, 15-20 मिनट वेट करना पड़ता, तो मैं कहा चलो यही ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या व्यू मिलते हैं, कहाँ कहाँ ये लेके जाती है। बाकी आपको मैं साथ साथ में शॉर्ट्स दिखाता रहूँगा। तो गाइस, बोट चले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं रास्ते में, वहाँ रुकते जा रही है। जैसे कि अभी एक ये पोर्ट था, यहाँ रुकते हुए जा रही थी, और साइड में सड़क है, लोगों के घर भी हैं और बहुत सारे पार्क बने हुए हैं रास्ते में। लोग वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बहुत सारी बोट्स लगी हुई हैं, शायद लोगों की प्राइवेट बोट्स होंगी। बड़ा अच्छा व्यू है, बड़ा सुकून भरा लाइफ है। पीछे माउंटेन है, हरियाली है एकदम चारों तरफ, नीचे पानी है, बड़ा अच्छा सा फीलिंग आ रहा है। बस जब बोट रुक रही है ना तो थोड़ी गर्मी है। तब स्विट्ज़रलैंड में आके सोचा नहीं था कि गर्मी भी लगेगी, बट जब बोट रुक रही है तो लिटरली अच्छी खासी गर्मी है। जब चल रही है तो हवा आ रही है तो तब उतना फील नहीं हो रहा। बाकी ये 1.5 आवर की है और ऑलमोस्ट अभी 40-45 मिनट्स हुए हैं मेरे को यहाँ बैठे बैठे। बीच बीच में मैं शॉट डाल ही रहा हूँ, और अपना कैमरा का बैटरी मैं 2 लेके आया था, जो दूसरी वाली बैटरी वो भी बस कुछ ही मिनटों में ख़त्म होने वाली है। तो अभी थोड़े से और शॉट रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बस फिर आपको मिलता हूँ अपने होटल में, या फिर मैं थोड़ा शाम को बाहर निकलूँगा। बट शाम के तो ऑलरेडी शॉट्स मैंने कल ले लिए थे काफ़ी सारे, तो शायद ना लूँ और शायद लूँ भी। बाकी मिलते हैं आपसे कल। मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा हूँ वो मैं कल ही बताऊँगा, और कल मैं एक रेंटा कार भी ले रहा हूँ। थोड़ा वीज़ा और इमिग्रेशन ये सब की डिस्कशन करनी है, वो मैं अभी आने वाली वीडियोस में करूँगा आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी मेरी बैटरी कम है कैमरे की। अगर बैटरी अच्छी होती तो मैं शायद अभी आपसे बात करता वीज़ा को रिलेटेड, कि वीज़ा का क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे करना है। बट मेरे को पता है मेरे बोलते बोलते बैटरी बंद हो जाएंगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो या फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं अपने होटल में जब वापस आऊँगा तो मैं वहाँ जाके आपको वीज़ा के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सबको पता है कि यहाँ फॉर्म फिल करना है, BFS में डिपॉजिट करना है, बट कहाँ से शुरुआत करनी है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँ। और लेक ज़ूरिक के काफ़ी सारे ऑसम व्यूज़ लेने के बाद मैं निकला एक सुपरमार्केट की तरफ। एक्चुअली गाइज, मेरे को नेक्स्ट डे एक रेंटा कार लेनी थी, उसके लिए कुछ रास्ते के लिए मेरे को फ्रूट्स वगैरह बाय करने थे, तो मैं गया एक सुपरमार्केट। यहाँ पे एक कूप नाम की सुपरमार्केट है जो कि पूरे स्विट्जरलैंड में आपको हर जगह मिलेगी, काफ़ी सारे फ्यूल स्टेशन पे भी मिलेगी, और कूप सुपरमार्केट के प्राइजेस भी काफ़ी सही हैं अगर हम बाहर से कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, एक कोक की बॉटल जो बाहर 5 फ्रैंक्स की मिलती है वो आपको कूप में 1.5 फ्रैंक्स की मिल जाएगी। मीन्स की इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप काफ़ी दिन स्विट्जरलैंड में रुकने वाले हैं तो आप कोशिश करें कि कूप से सामान ले लें, बिकॉज बाहर के कंपैरिजन में आपको काफ़ी सही प्राइस पे यहाँ सामान मिल जाएगा। सो गाइस, मैं अपने होटल में वापस आ गया। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि मैं बोला था आपको कि शिप पे जब मैं था कि थोड़ा वीज़ा के बारे में डिस्कशन करेंगे। शेंगेन वीज़ा काफ़ी ईजी है लेना, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं और सब कुछ आपका सही है तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और VFS जो है वो हैंडल करती है UAE में भी और इंडिया में भी, जो हैंडलिंग एजेंसी है शेंगन वीज़ा के लिए। चाहे आप स्विट्ज़रलैंड का लें, फ्रांस का लें, स्पेन का लें, किसी का भी लें। सॉरी, स्पेन के लिए VFS नहीं है, स्पेन के लिए BSL है, बट मोस्ट ऑफ द शेंगन कंट्रीज़ हैं उनका VFS है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने काफ़ी सारे व्लॉग देखे, काफ़ी सारे रिसर्च किया, बट मेरे को स्टेप चाहिए थे कि मैं फर्स्ट स्टेप में करूं क्या। सब लोग यही बोलते थे कि फॉर्म फिल करो, VFS के पास जाओ, जमा करो, वीज़ा ले लो, बट मेरे को स्टेप बाय स्टेप चाहिए था कि मैं पहले मेरे को क्या करना है। तो एक्चुअली में जब मैंने अपना अप्लाई किया वीज़ा और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहला स्टेप है आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। बस आप एक डेट सिलेक्ट करो कि हाँ जैसे नेक्स्ट मंथ मेरे को इतनी डेट को जाना है, तो वो डेट के अकॉर्डिंगली आप एक अपॉइंटमेंट बुक करो VFS की साइट पे। और उसका अपॉइंटमेंट का ऐसा है कि जब आपकी ट्रैवल डेट है ना, अगर जब आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपकी जो ट्रैवल डेट है, उन दोनों के बीच में 15 दिन से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ट्रैवल डेट और वीज़ा अप्लाई करने की डेट में 15 दिन का गैप नहीं होगा तो वो लोग आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे एप्लीकेशन। तो दोनों में 15 दिन का जो है वो गैप होना चाहिए। मतलब नॉर्मली वो लोग बोलते हैं कि वीज़ा को इट विल टेक 15 वर्किंग डेज़। सो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते, कि कहते हैं कि आपका वीज़ा लगेगा ही नहीं क्योंकि 15 दिन है नहीं है। हालांकि वीज़ा पहले आ जाता है, इनफैक्ट मेरा तो नेक्स्ट डे ही आ गया था। फिर भी आप जो प्रोटोकॉल है, जो उनके रूल्स हैं, वो फॉलो करते हुए ऐसा करें। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद एक आप शेंगन वीज़ा का जो फॉर्म है वो डाउनलोड करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फॉर्म बहुत सिंपल है, 5-6 पेजों का फॉर्म है, ज़्यादा उसमें कुछ है ही नहीं है। बस आपका वही है कि आप कब ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, आपका क्या नाम है और आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, आप कैश कैरी कर रहे हैं, आपके पास कार्ड है, वो सारी डिटेल्स हैं। सो दोस्तों, ये है शेंगन वीज़ा का फॉर्म 6 पेजेस का। मैं 1 बाय 1 जितने भी पॉइंट्स है सब पे जाऊंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और फॉर्म जो है वो शायद आपको, आप जहां से डाउनलोड करें कुछ थोड़ा अलग दिखे कहीं कहीं, बट अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस हैं और जैसे जैसे फिल करने हैं वो सब सेम ही होगा। स्टार्ट करते हैं हम फॉर्म। जो पहला पॉइंट है वो है सरनेम। सरनेम आप वो डालें जो कि आपके पासपोर्ट में लिखा है। आप अपना पासपोर्ट खोलें, उस पर जो सरनेम लिखा है वही सरनेम यहाँ डालें। और यहाँ पे भी मेरे को थोड़ी सी मुश्किल ये हुई थी कि मेरे पासपोर्ट पे मेरा सरनेम नहीं लिखा हुआ, वहाँ ब्लैंक है। तो अगर आपके पासपोर्ट पे आपका सरनेम नहीं लिखा हुआ तो इसको ब्लैंक छोड़े। नेक्स्ट है सरनेम एट बर्थ। अगर आपका कुछ पहले नाम था या बाद में चेंज हुआ है उसके लिए है, इसको भी ब्लैंक छोड़े। ये आ गया आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम वो लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है ऑब्वियसली। ये है मेरा रियल नेम नहीं है, ये जस्ट एक रैंडमली नाम मैं यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है आपका नाम, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको अपना लिखना है कंट्री ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको नेशनलिटी लिखनी है अपनी। ये चीज आपको यहाँ तक फिल करनी है। 8th पॉइंट जो है यहाँ पे मेल है कि फीमेल है, आपको यहाँ पे सेक्स अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना आप मैरिड हैं कि सिंगल हैं या सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, जो भी है यहाँ पे आप क्लिक कर दें। जो भी आपका करंट स्टेटस है उसको क्लिक कर दें। ये जो गाइस 10th वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आपको तब फिल करना है अगर आपके साथ कोई 18 साल से नीचे का बच्चा है जो कि आपका चाइल्ड नहीं है, मतलब किसी और का चाइल्ड है। लाइक कि अगर आपका बच्चा आपके साथ ट्रेवल कर रहा है और उसका कोई फ्रेंड जाना चाहता है साथ में, तो उस केस में जो उस बच्चे के पेरेंट्स हो गए उनका आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगा, तो उसके लिए ये पॉइंट है। नॉर्मली ऐसा तो बहुत रेयर केस में होता है, तो इसलिए फिलहाल तो ये नॉट एप्लीकेबल NA लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके अलावा ये नेक्स्ट जो 11th पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है नेशनल आईडी का। अगर आप UAE में रहते हैं तो यहाँ पे अपना एमिरेट्स आईडी डाल दें, और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या एमिरेट्स आईडी नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी NA करके इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो 12th वाला पॉइंट है, ये आपका है पासपोर्ट का, कि आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, सर्विस पासपोर्ट है, स्पेशल पासपोर्ट है, कौन सा पासपोर्ट है आपके पास। नॉर्मली सबके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। अगर आप डिप्लोमेट नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो नॉर्मली हम सब लोग के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। तो आप ये ऑर्डिनरी पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये आपके पासपोर्ट की डिटेल है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर डालना है, पासपोर्ट इशू की डेट डालनी है, और ये वैलिड कब तक है डालना है। डेट डायरेक्टली गाइस आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये आप छोटा सा जो की देख रहे हैं इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या डेट है। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू, कहाँ पे इशू हुआ है वो डाल दें। और ये जो 17 वाला पॉइंट है, इसमें आपको वो डिटेल भरनी है अगर आपका
आपका कोई फैमिली मेंबर यूरोपियन सिटीजन है, उस केस में उसका डिटेल आपको यहाँ डालना है। और अगर आपका कोई रिलेटिव यूरोपियन सिटीजन नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। अदरवाइज उस बंदे का जो है, जो आपके रिलेटिव है, उसका डिटेल यहाँ पे डाल दें और उसका जो वहाँ का आईडी है वो सब नंबर यहाँ डाल दें। और ये 18 पॉइंट भी 17 से रिलेटेड है। जैसा कि आप जिस बंदे का यहाँ पे नाम डाल रहे हैं, सब डिटेल डाल रहे हैं, वो आपके क्या लगते हैं, वो आपके चाइल्ड हैं, स्पाउस हैं, ग्रैंड चाइल्ड हैं, वो सब, उनसे आपका क्या रिलेशन है, वो सारी डिटेल यहाँ भरनी है। अगर तो कुछ ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज जैसे 17 मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। मेरा कोई रिलेटिव नहीं था वहाँ पे, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। आपका कोई रिलेटिव है तो डिटेल फिल करें, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दें। तो अगला गाइज ये 19 पॉइंट है, इसमें आपको अपना एड्रेस देना है और अपना ईमेल आईडी देना है। तो जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस डाल दें और ईमेल आईडी लिख दें। उसके बाद अपना जो फोन नंबर है यहाँ दे दें। 20 पॉइंट जो है उसमें है कि लाइक मैं यूएई में रहता हूँ, मैं सिटीजन इंडिया का हूं बट मैं रहता हूं यूएई में, यहाँ की मेरे पास रेजिडेंसी है। तो उस केस में मैं यहाँ येस करूंगा और यहाँ पे अपना एमिरेट्स आईडी नंबर डालूंगा। यहाँ पे डालूंगा कि वो कब तक वैलिड है, जो मेरा एमिरेट्स आईडी है, तो ये उससे रिलेटेड है। अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली नो कर दें। उसके बाद आपका करंट ऑक्यूपेशन, आप क्या हैं, करंट आप क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी में इंजीनियर हैं, या आप कोई साइंटिस्ट हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आपका खुद का बिजनेस है, जो भी है आप यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन मेंशन कर दें। जो 22 पॉइंट है उसमें आपको अपनी कंपनी का एड्रेस देना है और वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ये लोग गाइज वेरीफाई नहीं करते हैं कॉल करके आपकी कंपनीज में और आपके एड्रेस पे आके चेक नहीं करते हैं। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्म है कि भाई इसमें क्या क्या आपको पूरा फिल करना है, उनके पास आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। इसमें कुछ फेक ना डालें, इसमें सब कुछ रियल डालें, बट जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये लोग क्रॉस चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हैं, ऑफिस का फोन नंबर डाल सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो अपने जो कॉलेज या स्कूल का एड्रेस और नाम और नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद ये 23 पॉइंट जो है ये पूछ रहा है कि आपका पर्पस क्या है वहां जाने का। आप किसी फ्रेंड या फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो जो भी आपका पर्पस है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं टूरिज्म के लिए गया था तो मैंने टूरिज्म सिलेक्ट किया। उसके अलावा अगर कुछ ऐसा पर्पस है जो कि ऊपर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे आप अदर्स करके, यहाँ पे आप अदर्स करें और यहाँ पे मेंशन कर दें कि आपका पर्पस क्या है वहां विजिट करने का, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे गाइस 25 नंबर जो है इसमें आपको बताना है कि आप वहां पे कहाँ विजिट करेंगे। लाइक आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, ग्रीस में जाएंगे, स्पेन में जाएंगे, वहां कहाँ आप जाएंगे और आपका जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है वो क्या होगा, ये आप इस फॉर्म पे मेंशन कर दें। यहाँ पे सिर्फ 26 में बताना है कि जो आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट है, मींस जैसे दुबई से मैं स्विट्जरलैंड गया तो मेरे यहाँ स्विट्जरलैंड लिखूंगा, फिर स्विट्जरलैंड से मैं फ्रांस जाऊंगा, मैं स्पेन जाऊंगा या मैं कहीं पे भी जाऊंगा, तो वो सब चीजें यहाँ लिखनी है कि आप कौन कौन सी कंट्री में जाएंगे। ये जस्ट उनको एक आइडिया देने के लिए है। आपका अगर प्लान वहां जाने के बाद कुछ चेंज होता है तो वो ओके है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। अगर आपने जैसे स्पेन यहाँ नहीं लिखा और वहां जाके आपका स्पेन जाने का प्लान बन गया तो आप स्पेन जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो कंट्रीज यहाँ लिखी है सिर्फ आप उन्हीं कंट्री में एंटर कर सकते हैं। आप जो शेंगेन वीजा जहां वैलिड है कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि अभी कुछ रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग है। कुछ लोग कुछ वैक्सीन को अलाउ कर रही हैं, कुछ जो कंट्रीज हैं वो दूसरी वैक्सीन को अलाउ कर रही हैं। वो सब आप एक बार उनका वेबसाइट विजिट करके चेक कर लें। और उसके बाद ये जो 27 नंबर है उसमें ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा वीजा चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फॉर्म कैसे फिल करना, तो आप फर्स्ट टाइम ही जा रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि आप सेकंड थर्ड टाइम जा रहे हो बट हर बार आपने एजेंट किया हो, तो कोशिश करें कि इस बार एजेंट ना करें। तो गाइज अगर आप फर्स्ट सेकंड टाइम जा रहे हैं तो मोस्टली ये लोग सिंगल वीजा ही, सिंगल एंट्री आपको परमिट करते हैं। हालांकि मैंने सिंगल एंट्री किया था बट मेरे को मल्टीपल दे दिया, वो उनके ऊपर है। बट आप अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जा रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल एंट्री रखें। अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम अगर ईयू में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, तो आप 2 एंट्रीज या मल्टीपल एंट्रीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे गाइज आ जाएगा कि आप कौन सी डेट में एंटर कर रहे हैं, आपकी जो फ्लाइट है वहां पे कौन सी तारीख को अराइव होगी वो यहाँ पे लिखना है, और आप कौन सी डेट में रिटर्न आ रहे हैं, कौन सी डेट में आप ईयू को छोड़ रहे हैं और आगे कहीं जा रहे हैं या वापस अपनी कंट्री में जा रहे हैं, वो डेट यहाँ आएगी। उसके बाद गाइस 28 नंबर जो है इसमें आपको बताना है कि अगर आप ऑलरेडी ईयू में गए हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने पड़ते हैं वहां पे VFS में जाके, तो अगर आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं तो यहाँ यस क्लिक कर दें। अगर आपने नहीं दिए तो यहाँ नो पे क्लिक कर दें। और अगर आपने ऑलरेडी फिंगरप्रिंट दिए हैं यहाँ पे यस क्लिक करके जो आपको वीजा मिला होगा उस टाइम पे उसका नंबर आगे लिख दें कि आपको ये वीजा नंबर मिला था और आप ऑलरेडी अपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, तो आपका VFS
इसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा, आपको फिंगरप्रिंट के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद गाइज ये है कि आप जो फाइनल डेस्टिनेशन है, लाइक अगर आप इंडिया से गए स्विट्जरलैंड से अगर आप यूएई वापस आ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास यूएई का वीजा है, किस डेट से किस डेट तक वैलिड है। और अगर आप इंडिया वापस आ रहे हैं, वहां जाके सिर्फ इंडिया से वापस आएंगे तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये जो गाइस 30 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे अगर आपको किसी ने इन्वाइट किया है तो उस बंदे का डिटेल यहाँ पे डालें। अदरवाइज जो आपने होटल में बुकिंग की है उस होटल का नाम ही डाल दें। जैसे कि मैं इस होटल में रुका था फर्स्ट डे, तो मैंने इस होटल का नाम डाल दिया, इस होटल का एड्रेस और ईमेल आईडी डाल दिया और यहाँ पे इस होटल का नंबर डाल दिया। तो जिस होटल में आप रुक रहे हैं उस होटल का डिटेल यहाँ दे दें। और अगर आप किसी पर्सन के पास वहाँ रुक रहे हैं तो उस पर्सन का नाम और एड्रेस और ईमेल आईडी दे दें। उसके बाद ये 31 नंबर जो है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपको इनविटेशन दे रही है उस ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का नाम वगैरह आपको डिटेल यहाँ डालनी है। उसके बाद गाइस 32 नंबर जो है कि आप कैसे अपना वहाँ सर्वाइव करेंगे, आप खर्चा कैसे करेंगे, आपके क्या मतलब अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या आप अपना खुद खर्चा करेंगे। तो जैसे आप अपना खुद खर्चा कर रहे हैं तो बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ आप इस पे क्लिक कर दें कि आप खुद खर्चा करोगे और आप थोड़ा कैश लेके जा रहे हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है। उसके बाद आपके पास ट्रैवलर चेक है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, या आपने ऑलरेडी होटल में बुकिंग कर रखी है, प्रीपेड बुकिंग है तो यहाँ पे भी क्लिक कर दें। उसके बाद आपने वहाँ पे गाड़ी रेंट पे ली है फुल ड्यूरेशन के लिए, या आपने ट्रेन की टिकट ऑलरेडी बुक कर दी है तो आप इस पे भी क्लिक कर दें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने जैसा भी बुकिंग किया है, अगर होटल बुक है तो नहीं है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुक है कि नहीं है, कैश लेके जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पे आएगा। और गाइज ये नीचे आप देख रहे हैं बाय स्पॉन्सर, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, किसी और ने आपका जो पे किया है तो आप ये बाय स्पॉन्सर कर दें कि आपको स्पॉन्सर जो है वो सब कुछ पे कर रहा है। और उसके बाद आपको स्पॉन्सर का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन स्पॉन्सर है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, लाइक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या जो आपको होस्ट करें उनका नाम यहाँ आएगा। उसके बाद गाइज मेरे को एक और प्रॉब्लम आई थी कि जैसे आपकी वाइफ या बच्चे साथ जा रहे हैं तो उसके लिए कैसे फिल होगा ये फॉर्म। 32 पॉइंट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो एकदम सेम रहेंगे, उसमें सब कुछ वैसे ही फिल होगा, सबका चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों सबका वैसे ही फिल होगा, चाहे वाइफ है चाहे आपके बच्चे हैं। बट ये 32 पॉइंट के नीचे जो है ना वो थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी वाइफ आपके साथ जा रही है तो वो अपना खुद खर्चा नहीं उठा रही, बिकॉज अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप मेन एप्लीकेंट है तो आप उनके लिए पे कर रहे हैं, तो ये पॉइंट भी नहीं आएगा। उनके पास कैश नहीं है, आपके पास कैश है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने बुकिंग की है, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो उसमें जो है आप ये अदर्स में स्पेसिफाई करेंगे। ये अदर्स करके यहाँ पे आप अपने लिख दें, जैसे कि आपके बच्चे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें पेरेंट्स, क्योंकि ये आपके बच्चे का फॉर्म है तो यहाँ पे पेरेंट्स आएगा। और अगर ये आपकी वाइफ का फॉर्म है तो यहाँ पे आपका स्पाउस आ जाएगा, क्योंकि अगर आपकी वाइफ आपके साथ जा रही है तो कौन खर्चा उठा रहा है उसका स्पाउस आ जाएगा यहाँ पे। और ये वाइस वर्सा है, अगर आपकी वाइफ जो है वो मेन एप्लीकेंट हैं और आप उनके साथ जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्म में स्पाउस आएगा और उनके फॉर्म में बाकी डिटेल आएंगी कि वो जो है पूरा स्पॉन्सर कर रही हैं, वो ही कार्ड ट्रैवल कर रही हैं, उनके पास पेड एकोमोडेशन है, ये सब उनके नाम पे आ जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली ये भर लीजिएगा। उसके बाद ये नीचे का पॉइंट है कि आपके स्पाउस आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको कैश दे रहे हैं या वो सिर्फ अकोमोडेशन का खर्चा दे रहे हैं या फिर वो ऑल एक्सपेंस दे रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी स्पाउस आपके साथ जा रही है या आपके स्पाउस आपके साथ जा रहे हैं, तो दोनों केसों में मतलब अगर वाइफ आपके साथ जा रही है या आप वाइफ के साथ जा रहे हैं तो दोनों केसों में ऑब्वियसली एक ही बंदा जो है वो पूरा अरेंज करेगा, सब एक्सपेंस लेगा। तो यहाँ पे ऑल एक्सपेंस कवर ड्यूरिंग द स्टे मीन्स कि आपकी स्पाउस के लिए आप सारे एक्सपेंस कवर करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये नीचे कुछ डिक्लेरेशन है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ लॉ हैं, ये आप एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार पढ़ लें इनको। उसके बाद आपका प्लेस और डेट यहाँ आएगा, उसके बाद सिग्नेचर आ जाएगा। सो गाइज यही फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, बहुत ईजी है। ये फॉर्म भरने के लिए एजेंट आपसे 10,000 15,000 रुपीज लेते हैं, तो आप ये स्टेप फॉलो करें। और आपको ये फॉर्म भरने में कुछ परेशानी हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे को वहां मैसेज कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। अगेन मैं कोई ट्रैवल एजेंट तो हूं नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर कर रहा हूं, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितना आपको बता सकूं। तो गाइस शेंगेन वीजा के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको चाहिए एक कवर लेटर। कवर लेटर में आप एम्बेसी को लिखेंगे कि आप वहां क्यों जाना चाहते हैं और आप कहां जाएंगे। कवर लेटर के साथ अपनी डे बाय डे जो आइटनरी है वो भी अटैच करनी पड़ेगी। मींस कि आप किस तारीख को कहाँ जा रहे हैं, आप ज़ूरिक में कब जा रहे हैं, आप कितनी तारीख को इंटरलैकन जाएंगे और कैसे जाएंगे, वो सारी डिस्क्रिप्शन उसमें लिखनी पड़ेगी। एक सैंपल लेटर मैं आपको दिखा दूंगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहें। उसके अलावा आपको चाहिए फ्लाइट टिकट, जाने की और वहां से आने की फ्लाइट टिकट। उसके अलावा अगर आपने वहाँ ट्रेन में ट्रैवल करना है तो अगर अपने ट्रेन की टिकट बुक कर लिए तो वो भी लगा दें, वो प्लस रहेगा आपके लिए। उसके अलावा आपको चाहिए वहाँ पे आप कौन सा होटल बुक किया आपने, वो होटल के वाउचर्स होंगे वो लगाने पड़ेंगे। अगर आपने एयरबीएनबी बुक किया तो उसके वाउचर लगाने पड़ेंगे।
उसके अलावा आपके साथ अगर आपकी वाइफ जा रही हैं या बच्चे जा रहे हैं तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे वाइफ है तो आप लोग का मैरिज सर्टिफिकेट, या बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना फाइनेंशियल मीन्स लगाना पड़ेगा। लाइक अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी 3 मंथ्स की। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और एक एनओसी लेना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से, अपनी कंपनी से एक एनओसी लेना पड़ेगा और अपना आईटीआर का जो है सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आईटीआर आप कोशिश करें कि 2 साल का लगा दें मिनिमम। और अगर आप यूएई में हैं तो यहाँ पे तो टैक्स फ्री कंट्री है, यहाँ पे आईटीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूएई में है तो खाली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बैंक स्टेटमेंट एंड आपका एनओसी जो है वो सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से लेके, बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस लाइसेंस लगा दें, अपनी कंपनी का बैंक स्टेटमेंट लगा दें 6 मंथ्स का और आईटीआर की रिटर्न लगा दें, वही सेम 2 इयर्स की मिनिमम आप लगा दें। इसके अलावा गाइज आपको वीजा फॉर्म लगाना है और एक फोटो लगानी है जो कि आपने पिछले 6 महीने के अंदर अंदर खिंचवाई हो, और बस यही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो में। वीज़ा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम हो वीज़ा से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो मेरा को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे को आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कि चैट में कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू कुछ हो। अगर मेरे को पता होगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। मैं तो कोई ट्रैवल एजेंट हूँ नहीं, तो सब कुछ अगर लीगल है, सब कुछ ओके है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो कोई वीज़ा में कोई इतना इशू है नहीं, मिल जाता है आराम से। शेंगन का, शेंगन कंट्रीज़ जो हैं ये ऑलरेडी टूरिज़्म इनका बहुत बड़ा बिज़नेस है, और अभी कोविड के चलते काफ़ी बंद भी था सब कुछ, तो ये लोग ऑलरेडी चाह रहे हैं कि इनके पास टूरिस्ट आएँ ताकि थोड़ा इनका बिज़नेस बढ़े। जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं और जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी बूम करें, तो ये लोग ऑलरेडी चाह रहे हैं कि लोग आएँ। और दूसरा आपका वैक्सीनेशन का, एक मैं आपको बताना भूल गया कि वैक्सीनेशन कुछ इनकी अप्रूव्ड लिस्ट है, कुछ ईयू ने कुछ वैक्सीनेशन अप्रूव कर रखी हैं, वो सारी वैक्सीनेशन जो हैं आपको लगी हुई हैं। अगर उनमें से कोई भी तो तभी आप इस कंट्री में एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको एंट्री मिलेगी नहीं। और स्विट्ज़रलैंड की थोड़ी ज़्यादा है, अलग अलग शेंगन कंट्रीज़ की अलग अलग वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मैं अगर एक वैक्सीनेशन लिया हूँ जो स्विट्ज़रलैंड में वैलिड है और फ्रांस में वैलिड नहीं है, तो मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनका वो प्रोटोकॉल्स हैं। अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूँ तो मेरे को 14 डेज़ क्वारंटाइन या 10 डेज़ क्वारंटाइन जाना पड़ेगा, वो सब रूल्स हैं। तो बेटर है आप एक बार चेक कर लें इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि क्या क्या वैक्सीनेशन जो हैं ये लोग ने अप्रूव कर रखी है। स्विट्ज़रलैंड के लिए ये मैं ऊपर डाल देता हूँ, ये आप देख लीजिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है अप्रूव्ड है। उसके अलावा अभी मैं हूँ ज़ूरिक में। ज़ूरिक जो है एक सिटी है और काफ़ी खूबसूरत सिटी है और काफ़ी महंगी सिटी है, और यहाँ पे करने को क्या क्या है, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आपको मैंने अभी 2 चर्च दिखाई, बड़ी खूबसूरत टाइप की थी वो भी, और कुछ शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। थोड़ी एक्सपेंसिव है बट सारी आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, आप ब्रांड्स के शौकीन हो तो सब ब्रांड्स मिलेंगे। लेक है बहुत अच्छी, वहाँ पे बोट चलती हैं। वो मैं जैसे एक बड़ी वाली बोट में बैठा था, उसके लिए मैंने शायद 8 पॉइंट समथिंग फ्रैंक्स दिए थे, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो एक प्राइवेट बोट भी हायर कर सकते हैं विद जो उसका कैप्टन है, यानी कि जो चलाता है बोट को वो, और विदाउट अगर आप चला सकते हैं तो विदाउट उसके भी आपको बोट मिल जाएगी, पैडल बोट मिल जाएगी। और अभी मैं बोट पे जब जा रहा था, मैंने लाइन में देख रहा था बहुत सारे इन्होंने लेक के किनारे बीच टाइप के कुछ बना रखे हैं, वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, सन बात ले रहे हैं और चिल कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं तो वो सब है, एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। उसके अलावा शाम को घूमने के लिए निकल सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। बट मेरा जो सीन है, मैं बहुत ज़्यादा सिटी टाइप का बंदा नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा सा नेचर और हरियाली ज़्यादा पसंद आती है। हालांकि चारों तरफ काफ़ी हरा भरा है, आप जब घूम रहे होंगे सिटी के अंदर आप देखेंगे चारों तरफ माउंटेन्स हैं, पूरा ग्रीनरी है, बट स्टिल मेरे को थोड़ा ज़्यादा माउंटेन्स चाहिए, ज़्यादा ग्रीनरी चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिन रुका नहीं, यहाँ 2 दिन था खाली। अब मैं कल अपनी अगली जगह जा रहा हूँ, अगली डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही, और मैंने एक कार ली है रेंट पे। उसकी डिस्क्रिप्शन में आगे आने वाली वीडियो बताऊँगा कि कितने की पड़ी, कैसे पड़ी, और इन जनरल भी अगर आप कार रेंट लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें सब जानने के लिए। और दूसरा ये सारी बातें थी, और साथ साथ में जो जैसे जैसे मेरे को याद आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। और फ़िलहाल तो ये स्विट्ज़रलैंड सीरीज़ चल रही है, तो मैं अपनी शक्ल कम दिखा के
नेचर की शक्ल ज़्यादा दिखाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को कम दिखाऊँ और मैं जो सराउंडिंग है, जो आसपास का माहौल है, जो चीज़ें हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो नेचर है, उसको ज़्यादा फोकस में लूँ। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। और हो सकता है कि वीडियोस की लेंथ थोड़ी लंबी हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीसीज में तोड़ना नहीं चाहता। तो लेट्स सी कितनी लंबी वीडियो बनती है, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट अगर लंबी बनती है थोड़ा पेशेंस रखें और व्यूज़ के इंजॉय करें, व्यूज़ के नज़ारे लें।